गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बाकी लोग गुड इवनिंग कितने हैं मैम। भाई? टास्क गुड कर। इवनिंग। गुड इवनिंग। पहले तो गुड ये इवनिंग बताओ कि मैम। तुम लोग टेस्ट में क्या कर रहे हो भाई? क्या चाहते हो? चाहते क्या हो तुम लोग? हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं द बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक। नाजी जर्मनी की स्टोरी पढ़ेंगे उसके पहले थोड़ा सा, देन वील मूव टुवर्ड्स की कैसे 10th में एक टॉपिक है द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जो इस साल डिलीट कर दिया गया है बिकॉज सिलेबस वाज टू मच, बट नेक्स्ट ईयर इट विल ऑब्वियसली कम। सो द चैप्टर नंबर 1 10th के जो इंग्लिश के चैप्टर हिस्ट्री के चैप्टर में है, वो मैं इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि कुछ लोग हो सकता है ये भी इररिलेवेंट लग रहा हो कि अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, 10th में तो पढ़ना ही है हमको, तो कुछ नहीं पढ़ते हैं, सोते रहते हैं। तो बता दूं कि 10th का चैप्टर नंबर 1 एंड 9th का चैप्टर नंबर 3 इट इज मोर और लेस सेम चैप्टर, कोई डिफरेंस नहीं है। अंडरस्टैंडिंग का थोड़ा सा है, वो एडवांस है, इसके बाद की हिस्ट्री है, वो पहले पढ़ लोगे तो उस वक्त वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा एंड इट विल बी इजी फॉर यू। बेसिक उस चैप्टर में ये पढ़ाया जाता है कि कैसे फ्रांस के बनाए हुए आइडियाज पे पूरे वर्ल्ड के लोग हैं वो अलग अलग जगह रिवोल्ट और रिवोल्यूशन करने लग जाते हैं और वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्री में डेमोक्रेसी आने लग जाती है। ठीक है, तो इस तरह से वो पूरा पढ़ाया गया। उसमें 4-5 टॉपिक है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में बताया कि जर्मनी एक कंट्री कैसे बना, यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में उसमें बताया गया है, कांग्रेस ऑफ वियना के बारे में बातें की गई है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बनाई गई थी, एनार्की मतलब मोनार्की को वापस लाने के लिए। 4-5 टॉपिक ऑब्वियसली सुन के केवल समझ में नहीं आएंगे, बट दे आर कनेक्टेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द जर्मनी एंड द रशियन रेवोल्यूशन इन अ वेरी लार्ज वे। अगर ये चीज ढंग से आती है तो वहां की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बेटर रहेगी, क्योंकि मैं जब उन्हें पढ़ा रही होती हूँ तो उनको भी नहीं आता होता है क्योंकि उन्होंने 9th में नहीं पढ़ा, तो फिर उन्हें वही चीज वहां जाके पढ़ानी पड़ती है कि हिटलर कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था और नेपोलियनिक कोड क्या होता है। अब यहाँ पर मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ऑलरेडी बता दिया कि नेपोलियन ने जो अपने रूल दिए उनको नेपोलियनिक कोड कहते हैं। 5-6 पॉइंट्स भी बताए थे मैंने कि उसने बाय बर्थ इक्वालिटी इंट्रोड्यूस कर दिया था, स्टैंडर्ड्स वेट्स एंड मेजर कर दिए थे, ट्रेड के लिए किया था, पुलिस में एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म किया था। गायब हो गया होगा दिमाग से, लेकिन बताया था। वही चीजें वहीं पर भी हैं। तो इस तरह से जब हम हिस्ट्री जर्मनी के बारे में जो चीजें पढ़ रहे हैं वो भी वहां पे कनेक्ट होंगी और अल्टीमेटली वो टॉपिक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में आएगा, जिसको अगर यहाँ समझ लिया तो फिर वहां पे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा तुम लोगों का बोर्ड्स का। ओके, एनीवे, सो विल स्टार्ट। स्टोरी इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग क्योंकि सब लोग, हिटलर इतना ज्यादा फेमस है कि सब लोग ही उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। जो लोग नहीं भी हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है वो अब भी वो हिटलर का नाम तो जानते ही है। ठीक है, सो आई स्टार्ट इट। कहाँ से कैसे ले जा रहे हैं, ऑल्दो पूरी मैं स्टार्टिंग से भी स्टोरी बता सकती हूँ, लेकिन आई थिंक कि उसमें ज्यादा कंफ्यूजन होगा, तो मैं जस्ट आई विल गो लाइन बाय लाइन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे लगेगा समझने के लिए जरूरी है आई टेल इन बिटवीन। सो स्प्रिंग ऑफ 1945 की बात है। 11-year-old जर्मन बॉय कॉल्ड हेलमट was lying in bed when he overheard his parents discussing something in a serious tones. तो जर्मनी के एक सीन को डिस्क्राइब किया है। वहां पे हेलमट नाम का एक लड़का है, उसके फादर आर्मी में है। सो उसके फादर उसकी मदर से बात कर रहे हैं कि ये टाइम वॉर के एंड का है। 1945 इज अ टाइम जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने वाला था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद जो जर्मनी हार रही थी, क्योंकि जर्मनी फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों ही वॉर्स में जर्मनी हारी है। ठीक है, तो जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हार रही है तो उस वक्त आर्मी का एक जवान अपने घर में अपनी बीवी से कोई बात कर रहा है और वो बच्चा सुन रहा है। बच्चे का नाम हेलमट है, और जो आर्मी का मैन है वो अपनी बीवी से बोल रहा है कि मे बी इट इज अ टाइम दैट वी शुड कमिट सुसाइड, हमें मर जाना चाहिए। वो ऐसा क्यों बोल रहा है? बिकॉज द सिचुएशन कितनी सीरियस होगी, सोचो वॉर में इतने लोग मरते हैं, बट कौन कहता है अपनी वाइफ से कि चलो हम सब सुसाइड कर लेते हैं? बिकॉज जर्मनी की जो उस वक्त पोजीशन थी, जर्मनी की जो इमेज थी वॉर में, उनको पता था कि जब एलाइज मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, ये जब जीत जाएंगे तो ये बहुत बुरा हाल करेंगे जर्मनी का, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इन्होंने बहुत बुरा हाल किया था जर्मनी का। कैसे किया था, धीरे धीरे वील लर्न। वो बोल रहा है, इसके फादर है जो प्रोमिनेंट फिजिशियन है, डेलिब्रेटेड विद हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ से बात कर रहे थे दैट इट इज टाइम हैड कम टू किल द एंटायर फैमिली और ही शुड कमिट सुसाइड अलोन।
बोला मैं अकेले मर जाऊं या पूरी फैमिली साथ में ही मर जाते हैं. His father spoke about the fear of revenge. फादर ने बात की कि अब ऑब्वियसली एलाइज बदला लेंगे हमसे. नाउ द एलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्ड एंड जूस. एलाइज हमारे साथ वही करेंगे जो हमने क्रिपल्ड एंड जूस के साथ किया. ठीक है. द नेक्स्ट डे ही टुक हेलमेट टू द वुड्स. अगले दिन वो लोग आसपास के कहीं जंगल में गए, उन्होंने अच्छा दिन बिताया. उसके बाद में उन्होंने ओल्ड सॉन्ग्स कुछ सुने. थोड़े टाइम के बाद में हेलमेट के फादर ने अपने आप को गोली मार ली. और उसके बाद हेलमेट की जो है वो आज भी हेलमेट को वो चीज बहुत टाइम तक याद रही. और वो इस इंसिडेंट से इतना डर गया कि उसने काफी समय तक अपनी मदर का बनाया हुआ खाना नहीं खाया, बिकॉज ही वॉज एक्चुअली थिंकिंग कि हो सकता है उसकी मदर उसको पॉइजन कर दे और मार दे. ठीक है. हेलमेट ने उस वक्त ये रियलाइज नहीं करा होगा कि उसके फादर एक नाजी थे जो कि सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर थे. तो ऑब्वियसली बट जब वो बड़ा हुआ तो ही रियलाइज कि हिज फादर वाज अ नाजी. और नाजी एक टर्म है जो उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो लोग हिटलर या हिटलर की पॉलिसी या हिटलर की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं. मतलब जैसे हिटलर सोचता है उनको भी वो बात समझ में आती है. जैसे आजकल एक टर्म चल रहा है नमो नमो. तो नमो इज अ टर्म फॉर द पीपल, या अंधभक्त इज अ टर्म फॉर द पीपल हु एक्चुअली सपोर्ट जो बीजेपी की विचारधारा है, और कुछ भी चीज हो जाए वो नहीं सपोर्ट करते हैं. वैसे ही नाजी वाज अ टर्म फॉर द एडोल्फ हिटलर. अगर आप नाजी हैं तो आप एडोल्फ हिटलर या हिटलर की बातों में आप बिलीव करते हैं, जो वो कहता है वो आपको ठीक लगता है. और जिस तरह से वो जर्मनी कंट्री को बनाना चाहता है, यू वांट द कंट्री टू बी सेम वे. पूरी जर्मनी नाजी नहीं है. जर्मनी के कुछ लोग जो कि मैक्सिमम थे एक पॉइंट पे वो नाजी हैं, वो हिटलर को सपोर्ट करते हैं. बट एवरीबडी इन द जर्मनी इज नॉट नाजी. बट जर्मन की एक्टिव करतूतें इतनी बुरी थी बिकॉज ऑफ द हिटलर कि पूरी की पूरी कंट्री का नाम ही नाजी रख दिया गया और उसको बाद में फिर वो लोग नाजी जर्मनी बुलाने लगे. ठीक है. नाजी और हिटलर के बारे में हमें कुछ चीजें ऑलरेडी पता है, बट हमें ये चीज डेफिनेटली पता है कि हिटलर की जिद थी कि वो जर्मनी को पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाना चाहता था. वो ये चाहता था कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा माइटी पावर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक या फिर मिलिट्री जर्मनी ही रहे. ठीक है. उसका रीजन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से होके जाता है जो हम बीच में पढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्यों डेवलप हुआ. फिलहाल हम ये देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन है क्या अभी. ठीक है. हमें ये पता है कि ही हैज किल्ड जूज. हिटलर के बारे में सबको पता है कि हिटलर इज वेरी जिसको बोलते हैं नोटोरियस फॉर दैट वन एक्ट दैट ही हैज डन. ही हैज मैस्कर्ड सो मेनी पीपल इन सेकंड वर्ल्ड वॉर. सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने जितने भी लोग एबल्ड यानी बॉडी से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, हाथ पैर जिनके नहीं है, जो लोग डिफरेंटली एबल्ड जिनको डिसेबल्ड बोलते हैं, उनको उसने मरवा दिया था. और जूस को उसने मरवा दिया था. ठीक है. और इसके अलावा एक और ट्राइब है, मतलब एक और कम्युनिटी है वहां पे रहती थी, जिप्सीज बोलते हैं, उसको भी उन्होंने मरवा दिया था. तो कुछ ऐसी कम्युनिटी है जिसके अगेंस्ट हिटलर को बहुत ज्यादा हेटरेट था, तो उन सारे लोगों को उसने बड़े लेवल पे मैसेकर कराया था कि इनको मरवा दो, ये मरेंगे तभी जर्मनी का कुछ भला हो सकता है. इसके लिए हिटलर को बहुत ज्यादा बुरा माना जाता है. दैट वन है. उसके अलावा तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बट मेनली उसके बाद ही वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ है. तो हुआ क्या. नाजी एक और दो को अभी भी मैंने बताया कि नाजिज्म इज अ आइडियोलॉजी, विचारधारा है. कम्युनिज्म, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, जिसके आगे इज्म लगा होता है ISM, दैट मींस आइडियोलॉजी है वो. तो नाजिज्म इज आल्सो एन आइडियोलॉजी. टर्म है नाजी से ही मिलके बना हुआ है. मतलब वो नाजी लोग जो अपने आप को कुछ सोचते हैं, उनकी कुछ सोच है कि वो किस तरह से जिंदगी जीना चाहते हैं, वो नाजिज्म एक टर्म उसके लिए यूज होता है. ठीक है. आगे अब देखते हैं क्या हो रहा है. नाजिज्म कोई एक वन और टू आइसोलेटेड एक्ट नहीं है. ऑब्वियसली ये कोई एक और दो काम नहीं है. सालों से चलते चले आ रहे 30-40 साल की हिस्ट्री है और अब तो 100 साल से ऊपर हो गया. देयर आर सो मेनी नाजी पीपल टुडे आल्सो. अगर नाजी टर्म आप यूज करेंगे यूएस में तो मोस्ट प्रोबेबली जेल भी हो सकती है. किसी को नाजी कहना इज लाइक अ गाली जो नहीं देनी चाहिए. ठीक है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड नाजिज्म आखिर था क्या. ठीक है. पहले देखेंगे हेलमेट ने अपने फादर को क्यों हेलमेट के फादर ने अपने आप को क्यों मारा और उनके उस फियर की रीजन क्या थी. मई 1945 की बात है कि जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था. अब मई 1945, अभी मैं सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रही हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में कुछ बता नहीं रही हूँ. सेकंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के बाद में बताऊंगी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ क्या हुआ कि उसने ये किया. बट सेकंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन ये है कि 1945 तक आते आते जर्मनी ने सरेंडर कर दिया. एलाइज और एक्सिस दो ग्रुप हुए हैं. दोनों ही वर्ल्ड वॉर में दो ग्रुप के बीच में लड़ाई हुई है. एक ग्रुप, ये भी एक क्वेश्चन है 10th का, एलाइज, और दूसरा ग्रुप है एक्सिस. एक्सिस मतलब सेंट्रल पावर्स. एक्सिस में ऑस्ट्रिया,
ठीक है, हंगरी, जर्मनी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इधर जापान भी था। ये है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबको ही मतलब एलाइज की तरफ सबको पता है, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, ये बड़े पावर है। और नीचे तो सबको ही पता है कि यूएस, ब्रिटेन का मतलब ब्रिटेन प्लस ब्रिटेन की सारी कॉलोनी, ब्रिटेन ने जहां जहां राज किया है सारी कॉलोनी में इंडिया भी आ जाएगा, साउथ अफ्रीका भी। तो ब्रिटेन, हम लोग तो स्वतंत्र नहीं थे, हम लोग ब्रिटेन की तरफ से ही लड़ रहे थे, बट वी वर द पार्ट ऑफ एलाइज ओनली। ठीक, तो ये है मेन पावर जो दोनों तरफ जिनमें झगड़ा चल रहा है। तो ये वाली जो पार्टी है ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी, इसमें जर्मनी ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मिलिट्री पावर भी जर्मनी के पास में है, सबसे ज्यादा कोल और आयरन भी इन्हीं के रीजन में होता है। और कोई भी चीज हवा में तो होती नहीं है, अगर तुम्हारे पास मिनरल्स ही नहीं है तो तुम रिच तो नहीं हो। जैसे पूरा मिडिल ईस्ट आजकल रिच है, क्यों? क्योंकि उनकी जमीन के नीचे तेल पाया जाता है, पेट्रोलियम या ऑयल। और तुम्हें पता है पेट्रोल का कितना वैल्यू है, हम सब पेट्रोल तो कहीं उगाते नहीं है, हम सब लोग पेट्रोल इंपोर्ट करके अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। तो जिसके पास तेल है, दुबई के शेख जिसको बोलते हैं, वो सब लोग बहुत रिच हैं, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व्स। उसी तरह ये वाला जो जर्मनी का रीजन है, वहां पे आयरन और कोल बहुत ज्यादा था। सो आयरन मतलब आप हथियार अच्छे बना सकते हो, कोल मतलब आपकी इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी चल सकती है। तो दोनों रीजन की वजह से जर्मनी हमेशा से ही बहुत माइटी पावर, माइटी इलाका रहा है, और इसके पास कैपेसिटी थी अपने आप को बहुत बड़ा पावर डेवलप करने की। ठीक है, तो ये है एलाइज और ये है एक्सिस। 1945 में एक्सिस के जो लोग हैं, ऑस्ट्रिया, जापान, ये हंगरी, ये सब हार रहे हैं। ठीक है, हार रहे हैं, ये रिजल्ट है। उसके बाद अभी पीछे देखेंगे क्या रीजन है, क्यों हार रहे हैं और कहाँ कब कब हार चुके हैं। जर्मनी ने सरेंडर कर दिया एलाइज को। ठीक है, एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर को पहले ही आइडिया लग गया था कि आप हमने सरेंडर कर दिया है तो क्या होने वाला है। हिटलर, उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबल्स, उसकी पूरी फैमिली ने एक साथ बर्लिन के अंदर एक बंकर में सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो मेनी ऑफ यू डू नॉट नो, बट हिटलर एंड हिज एंटायर फैमिली एंड हिज मिनिस्ट्री, दे कमिटेड मास सुसाइड, हार से बचने के लिए। ठीक है, सो इट वाज सच अ हेट्रेड बिटवीन टू ग्रुप्स, कि दोनों भी लोग जानते थे कि वो क्या करने वाले हैं एक दूसरे के साथ में। तो ही हैड टू कमिट सुसाइड, ही कमिटेड सुसाइड। जब उसको पता चल गया कि हम हारने वाले हैं तो उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है, एट द एंड ऑफ द वॉर एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, और जब वॉर खत्म हो गया तो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल क्या होता है, जिसमें मिलिट्री के लोगों की केस चलाए जाते हैं, उसको आर्मी ट्रिब्यूनल बोलते हैं। जैसे नॉर्मल लोग केस चलते कोर्ट पे जाते हैं, लेकिन मिलिट्री वाले कोई क्राइम करेंगे तो उनका मिलिट्री ट्रिब्यूनल होता है। मिलिट्री ट्रिब्यूनल की वजह है जिसको बोलते हैं ना आर्मी वगैरह में कि क्या टर्म है, क्या तो उसको यूज करते हैं, क्या हो जाता है, मतलब आर्मी वालों का कोर्ट केस अलग चलता है, ये समझ लो। तो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल का मतलब है कि इंटरनेशनली लेवल पे एक मिलिट्री कोर्ट बनाई गई है, जिसमें कौन से मुकदमे चलेंगे, वॉर क्राइम के। यानी अगर आपने वॉर लड़ाई करी है और वॉर के बीच में आपने किसी दूसरी कंट्री के साथ में आपने गलत व्यवहार किया है, तो आपके खिलाफ इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल में वो मुकदमा चलाया जाएगा। तो जब वॉर खत्म हुआ तो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया। इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल सोच कर लग रहा होगा ये किसने बनाया ये कोर्ट, लेकिन सारी संस्थाएं अपना खुद का कोर्ट और अपनी खुद की पुलिस, थाना, कचहरी, ये सब कैपिटलिज्म की विचारधारा है। हमारे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी में हम हैं, और डेमोक्रेसी इन लोगों की दी हुई चीज है। तो ये सब हम लोग जो भी काम करते हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हमारे, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस, थाना, कचहरी, वो सब बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में ऐसे ही रहा जाता है, हर एक चीज के लिए एक इंस्टीट्यूट होता है, वहीं पर उस चीज के बारे में बात की जाती है, जिसको सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं। तो ये चीज इनकी दी हुई है तो हमें बहुत नॉर्मल लग रहा है, बट उस वक्त झगड़ा इतना चल रहा था कि मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाना बड़ी बात थी। ये लोग जीत गए, इनको हमेशा ही हर एक चीज कायदे से करने की आदत है, रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं ब्रिटेन वाले। तो इन्होंने एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल बना दिया और बोला कि भाई जिन्होंने भी वॉर में झगड़ा वगड़ा किया है उनका केस वहां पे चलेगा। एंड व्हाट हैपेंड एट दैट मिलिट्री ट्रिब्यूनल, वो मिलिट्री ट्रिब्यूनल नरेमबर्ग, जिसको न्यूरमबर्ग ट्रायल भी बोलते हैं। एक्चुअली इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। when I was reading political science, though I'm not from that background, but when I was reading it, I came across a paper there जिसमें नरम्बर ट्रायल के बारे में बताया गया था। तो उस ट्रायल में ये बताया गया था कि हिटलर एंड हिज एंटायर फैमिली, दे एवरीबॉडी कमिटेड सुसाइड, बट उसमें कुछ लोग थे जो बच गए थे और उन पे केस चला था। तो उस केस में एक रिपोर्टर थी जिसको हैना अरेंट बोलते हैं, यू कैन सर्च इट ओवर द नेट। हैना अरेंट इज अ ऑथर जो बुक लिखती है। वो ट्रायल में बैठी थी, ट्रायल में देखने गई थी उसने, और ट्रायल में वो बैठी ये देखने के लिए
कि यार ये लोग, ये नाजी लोग कैसे लोग होते हैं, हाउ कैन दे किल समबडी विदाउट एनी रीजन, हाउ कुड ही किल 6 मिलियन जूस, 6 मिलियन का मतलब 60 लाख जूस को मैसकर करा दिया, मरवा दिया। तो शी वाज काइंड ऑफ इंट्रीग्ड टू नो कि यार ये लोग किस तरह की चीजें सोचते हैं, आर दे टेररिस्ट। टेररिस्ट टर्म तो बाद आया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही टर्म टेररिज्म आया है, उसके पहले कोई टेररिस्ट नहीं होता था, देयर वर नॉर्मल पीपल। आजकल तो हम लोग ऐसे लोग जो सोसाइटी में सबको मार धार मचाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, उनको हम सिंपली टेररिस्ट या इनह्यूमन डिक्लेयर कर देते हैं। बट उस वक्त ये बहुत बड़ी चीज थी। तो वो ट्रायल में जब बैठी, तो वो जो हिटलर का आर्मी कमांडर था, उसके ऊपर ट्रायल चल रहा था। तो जब उससे जज ने उससे पूछा कि हाउ कैन यू डू इट, तो उसने जर्मन में एक सेंटेंस बोला। सेंटेंस है बिफेल इज बिफेल, मतलब ऑर्डर इज अ ऑर्डर। क्या बोला? ऑर्डर इज अ ऑर्डर, कि अगर आपके ऊपर वाले ने आपको कोई ऑर्डर दिया है तो वो ऑर्डर है, मतलब जान की कोई कीमत नहीं है, ऑर्डर इज अ ऑर्डर। तो हिटलर के लिए उसने ये बोला था कि ऑर्डर इज अ ऑर्डर, मैंने वो किया जो मुझे ऑर्डर किया गया था। तो उसको सोच के बहुत अचंभा हुआ कि अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य को और अपने काम को अपने इमोशन से ऊपर रख पाना, और इतना बड़े लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे ऐसा जीनोसाइड, जीनोसाइड मतलब बड़े लेवल पे लोगों को मारना, जो हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है। अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो पहले ना कभी देखा गया ना पहले कभी सुना गया, उसको जस्टिफाई कर पाना जस्ट बिकॉज यू थॉट दैट यू आर डूइंग योर ड्यूटी, इट्स टोटली इनह्यूमन। तो उसी वर्ड से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि नाजिज्म किस तरह की फिलॉसफी है, जो इंसान के उसको इंटरनली ही वाज नॉट रिग्रेटिंग ऑल्सो। तो नाजिज्म कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसको नाजी लोग क्राइम समझते हैं, उसके हिसाब से वो उसे अपनी ड्यूटी समझते हैं, और उन्होंने जो किया वो एज अ पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी किया। और सिमिलर फिलॉसफी हिटलर की भी थी, बिकॉज हिटलर थॉट कि जर्मनी को ग्रेट बनाने के लिए जर्मन लोग जरूरी है, जर्मन ब्लड जरूरी है। उसको हिटलर का रेसिज्म बोलते हैं और उसको नाजी रेस बोलते हैं। तो वो ब्लड से रिलेटेड है कि केवल जो अपना खून है वो ही तरक्की करेगा, जो दूसरे लोग हैं उन्हें हम बर्बाद देंगे। सो दैट इज हाउ द नाजिज्म वर्क्स। ये मेरा बताने का तरीका था, मतलब इसलिए मैंने बताया सो दैट तुम्हें ये ना लगे कि कुछ मुझे नहीं समझ आ रहा कि नाजिज्म क्या है, लोग तो लोगों को मारते ही रहते हैं। मारने से ज्यादा इट्स मोर अबाउट द स्ट्रिक्ट पैट्रियोटिज्म टू योर ओन ब्लड। अपने खून से इतना ज्यादा लगाव है तुमको कि तुम बाकी लोगों के लिए इनटॉलरेंट हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के डेट में हिंदू मुस्लिम का जितना झगड़ा चल रहा है, देयर आर सो मेनी पीपल हु से कि बीजेपी इतनी ज्यादा एंटी, इतनी ज्यादा कम्युनल हो चुकी है कि हर तरफ हिंदुत्व चल रहा है। अभी कल इतना हिंदुत्व हो जाएगा, तुम कहोगे कि मुझे मुसलमान को मैं स्टैंड नहीं कर सकता, देन यू विल ऑल्सो बिकम अ नाजी। क्योंकि सनातन धर्म को फॉलो करना इज अ गुड थिंग, बट उसके लिए अंधा हो जाना, अंधा प्यार, कि किसी और की चीज को लो देखना और अपनी चीज को बड़ा देखना। नाजी यूज्ड टू थिंक द सेम वे। उनको लगता था कि हम जर्मन हैं, हमारा ब्लड रिच है, हमारी कल्चर रिच है, हमारे तरीके बेटर हैं। उन्होंने सामने वाले को कभी अपने इक्वल नहीं समझा, एंड इसीलिए उनको सबसे बड़ा रेसिस्ट बोलते हैं। हिटलर वाज द बिगेस्ट ऑफ देम। हिटलर सबसे बड़ा रेसिस्ट था, ठीक है। और उसकी उसी की थ्योरी है रेशियल सुपीरियोरिटी थ्योरी। आर्यन थ्योरी वाज गिवन बाय हिटलर। इतने लोग बोलते हैं कि आर्यंस सुपीरियर रेस है। हिस्ट्री में जब भी पढ़ते चले आओगे तो दो है, एक आर्यन और दूसरा दास। हम लोग यहाँ इंडिया में भी यही है, आर्यवर्त कल्चर था। आर्यंस आर्यंस आर दी ओरिजिनेटर, जर्मन ही वो थ्योरी लाए हैं आर्यन वाली। और उनके हिसाब से दुनिया में जो सबसे सुपीरियर ह्यूमन रेस है वो है जर्मन। और जर्मन इज बिकॉज ऑफ देयर आर्यन कल्चर, क्योंकि वो आर्यन लोगों से निकले हुए हैं। तो हिटलर का ऐसा मानना था कि वो सबसे सुपीरियर रेस से बिलोंग करता है, उसकी जो ब्लड लाइन है वो बेटर है, उनके खून में ही है पैट्रियोटिज्म। और जर्मनी केवल और केवल जर्मन्स के लिए है, किसी और के लिए जर्मनी नहीं है। और जर्मनी को पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लिविंग स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। जर्मन में उसका नारा था दैट बी लेवेंसोराम बोलते हैं उसको, बट उसका नारा था कि हमें ज्यादा से ज्यादा जगह लेनी है सो दैट जर्मनी का ज्यादा से ज्यादा लोग आराम से रह सके। क्यों आराम से रह सको? बिकॉज यू आर द बेस्ट रेस और तुम कंफर्ट को डिजर्व करते हो, ठीक है। और ये सोचने के बाद में जूस को उसने बहुत लो देखा, और जूस वर वेरी रिच इन जर्मनी। जूस एक छोटी कम्युनिटी थी, माइनॉरिटी में, जैसे इंडिया में क्रिश्चियन और मुस्लिम माइनॉरिटी है, बट दे वर एट अ वेरी पावरफुल पोजीशन। वो जूस, आइंस्टाइन इटसेल्फ वाज अ जू। तो जूस बड़े बड़े साइंटिस्ट निकले हैं जूस में से। तो इसी वजह से वो लोग बहुत पढ़ते थे, बहुत रिच थे, कल्चर उनका वैसा था,
क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव, और हिटलर को लगा कि पूरे जर्मनी की ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी को जूस कंट्रोल करते हैं, ज्यादा जॉब्स जूस खाए जा रहे हैं, बाहर के लोग आके जर्मनी की जॉब्स खाए जा रहे हैं, जो इधर उधर के जो लोग जर्मन नहीं है वो लोग जर्मनी के चीजों का फायदा उठा रहे हैं। जैसे आज डोनाल्ड ट्रम्प कहता है अमेरिका फॉर अमेरिकन, कि बाहर के लोग अगर यूएस से इधर उधर से या इंडिया चाइना से आएंगे इनको भगाओ, इनको वीजा नहीं दो। सेम फिलोसफी है, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ, यू हैव टू कनेक्ट, तभी समझ में आएगा कि नहीं ये में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसका आंसर तो मैं कभी भी लिख सकता हूँ, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट सुपीरियोरिटी, रेशियल सुपीरियोरिटी की थ्योरी है और कुछ नहीं है। तो ये करके उसने मरवा दिया। ठीक, तो अब आगे देखते हैं, ट्रायल हुआ। ट्रायल में क्या हुआ, बहुत सारे नाजी वार क्रिमिनल्स को प्रोसिक्यूट किया गया, ठीक है, और उन्होंने किस बेसिस पे किया उनको प्रोसिक्यूट, क्योंकि उन्होंने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया। ह्यूमन लाइफ्स को इतने बड़े स्केल पे मारना इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है। और इतने बड़े क्राइम करने के का ही रीजन है कि आजकल तुम लोग देखते हो ह्यूमन राइट्स की बहुत बात चलती है। एक्चुअली इस वर्ल्ड वॉर में इस इवेंट के बाद ही ह्यूमन राइट्स की बात होना शुरू हो गई कि इंसान को जीने का अधिकार है। ह्यूमन राइट इज अ बेसिक इनवॉयलेबल राइट। इनवॉयलेबल का मतलब जिसको वॉयलेट ना किया जा सके, यानी किसी को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि लाइफ हैज बीन गिवन बाय नेचर। और उसके बाद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बना। क्यों बना, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हरकतें लोगों ने देख ली थी जर्मनी की, कि लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया। अरे इंसान है, सामान थोड़ी ना है। तो ये सारी की सारी थ्योरी ओवर द इयर्स हम लोग बहुत सैवेज थे, जिसको बोलते हैं जंगली, एंड नाउ इन दी पास्ट 70-80 years वी हैव बिकम व्हाट वी हैव बिकम टुडे, कि पीस की बातें करने लगे हैं और अच्छी बातें करने लगे हैं, बट हमेशा से ही वी वर ट्राइब्स और जंगली और झगड़ा ही कर रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक तो डेफिनेटली ये ट्रू था। ठीक है, देखते हैं। तो जितने भी नाजी लोगों ने जो भी क्राइम करे थे, उन सब लोगों को इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल में करके बुलाया गया। उनको उन्होंने जो भी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया था उसके बारे में लोगों ने उनके ऊपर ट्रायल करे। बहुत सीरियस और एथिकल क्वेश्चंस थे, किसी के जेनाइटल्स को म्यूटिलेट कर देना, किसी की आंखें निकाल लेना, वेरी मतलब बार्बरस क्राइम दैट दे डिड हिटलर एंड हिज आर्मी। ओके, अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब आता है वॉर में हुआ क्या। तो क्या किया, अभी तो भूमिका है कि हिटलर क्या था, नाजिज्म क्या था, तो किया क्या। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने जेनोसाइडल वॉर चलाया। जेनोसाइडल का मतलब होता है लार्ज स्केल पे जीनो, यानी जीन, ह्यूमन जीन्स, बायोलॉजिकल लोग को मारना। जीनोसाइडल वॉर जब आप किसी कंट्री की पैसों पे फोकस करते हैं, उसको इकोनॉमिकल वॉर बोलते हैं। जब किसी कंट्री के इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं उसको बायोलॉजिकल वॉर करते हैं। जब किसी कंट्री में केमिकल वेपन छोड़ते हैं उसे केमिकल वॉर कहते हैं। और जब किसी कंट्री के ह्यूमंस पे अटैक करते हैं उसे जीनोसाइडल वॉर कहते हैं। तो जीनोसाइडल वॉर का मतलब है कि वॉर का मेन पर्पस क्या है, लोगों को मारना। तो जीनोसाइडल वॉर उसने मास मर्डर किया इनोसेंट सिविलियंस का यूरोप में। उसकी कंट्री में कितने लोग रह रहे थे, नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडिंग 6 मिलियन जूस, 60 लाख जूस को मार दिया। उसके अलावा 2 लाख जिप्सीज, उनको मार दिया। ठीक है, 1 मिलियन पोलिस पोलैंड में रह रहे हैं, पोलिस को मार दिया 1 मिलियन। ठीक, और 70,000 जर्मन्स को भी मार दिया। जर्मन होकर के जर्मन को मार दिया, क्यों, क्योंकि देवर क्रिपल्ड, वो किसी काम के नहीं थे। और हिटलर के हिसाब से यदि आपकी बॉडी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, आप हेल्दी नहीं है, तो आप हिटलर के किसी काम के नहीं है, आपको मर जाना चाहिए। ठीक है, तो जर्मन 70,000 जर्मन को भी उसने मार दिया। गड़बड़ हो गई है इसके साथ, कोई बात नहीं। 70,000 जर्मन को उसने मार दिया, जो कि मेंटली और फिजिकली डिसेबल कहे जाते थे। एंड बिसाइड्स इन्यूमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, और उसके अलावा जो भी लोग पॉलिटिकल पार्टी से था, जिस कम्युनिस्ट पार्टी से था, उसके जितने भी ऑपोजिशन वाले थे उन सबको तो उसने पहले ही मार दिया था। यानी जर्मनी में हिटलर का कोई भी ऑपोजिशन बचा ही नहीं था, उसने ऑपोजिशन वालों को पहले ही मार दिया था। बट वॉर के समय में उसने इन लोगों को भी मार दिया। नाजी डिवाइज एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल। वही मैंने बताया कि नाजी ने लोगों ने इस तरह से लोगों को मारा जो न पहले कभी देखा किसी ने न सुना। क्या था तरीका उसका, गैसिंग देम इन द वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक ऑश्विट। ऑश्विट में एक सेंटर था जहां पर एक केमिकल गैस छोड़ी जाती थी लोगों को उस
के अंदर बंद कर करके मारते थे, मतलब पूरा सफोकेशन से मार देते थे. So that's how they were so brutal. The Nuremberg tribunal sentenced only 11 leading Nazis to death. नरमबर्ग में जो ट्रायल हुए उसमें केवल 11 लोगों को सजा मिली, बहुत सारे लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिली. ठीक है, पनिशमेंट कम मिली लोगों को, लेकिन वो पनिशमेंट फिर भी कम थी फॉर द ब्रूटैलिटी दैट दे हैड ऑलरेडी डन. तो जितना क्राइम नाजी लोगों ने किया तो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल की पनिशमेंट उनको उनके हिसाब से कम मिली और मिलनी चाहिए थी, बिकॉज दे वर वेरी बारबेरियन. ठीक है, Allies did not want to be harsh on defeated Germany as they had been First World War. और उसका एक रीजन था कि इस बार एलाइज भी डरे हुए थे. वो जर्मनी को परेशान उतना नहीं करना चाहते थे जितना उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया था. मतलब देवर सो बारबेरियन कि उनको सजा देने वाले भी उनसे डर रहे थे कि इनको अगर ज्यादा लाइक क्रिमिनल्स, अगर आप किसी क्रिमिनल से भिड़ते तो आपको डर लगता है कि क्या पता अगला ये काम क्या करेगा. सो देवर एक्चुअली स्कैर्ड फ्रॉम जर्मनी कि इस बार अगर हमने इन्हें ज्यादा सजा दे दी तो क्या पता अगली बार ये थर्ड वर्ल्ड वॉर कर दे. अब चलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ. तो क्या हुआ था, जितने भी लोग ये चीज सोच रहे थे कि जर्मनी ने ऐसा क्यों किया, सबके दिमाग में एक ही आंसर आ रहा था कि इसका जवाब हो सकता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ जो हुआ इस वजह से जर्मनी ने ये किया. जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर था 1914 टू 18 की तरफ. ठीक है, जर्मनी के अलावा ऑस्ट्रियन एम्पायर भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल और वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एम्पायर माना जाता है. रिच कल्चर देखने को मिलता है ऑस्ट्रिया और हंगरी में भी. ठीक है, जो एलाइज जिनके अगेंस्ट वो लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया. तो सारे लोगों ने जो जर्मनी के साथ के एक्सेस पावर्स हैं, एक्सेस मतलब मेन तीन ही है, ऑस्ट्रिया, हंगरी. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान नहीं था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी they started war enthusiastically. अभी मैंने रशियन रेवोल्यूशन में भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बताया था कि रशिया इनिशियली हार रहा था, फिर एंड में यूएस आ जाता है, वॉर खत्म हो जाता है और एलाइज जीत जाते हैं. तो एलाइज एक्चुअली हार रहे थे. दैट द यूएस, व्हेन यूएस इंटरवीन्ड, तब एलाइज जीते हैं, वरना एलाइज बहुत बुरी तरह हार रहे थे और जर्मनी जीत रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड विद द ऑस्ट्रियन प्रिंस था, उसको सर्बिया वाले इलाके में मर गया था वो. तो उसका बहाना लेकर के जर्मनी ने यूनिलेटरी वॉर छेड़ दिया पोलैंड की तरफ, और वो वॉर बढ़ते बढ़ते रशिया और पोलैंड को बचाने के लिए उस वॉर में कूद गया. फिर रशिया की बहुत बुरी हाल करी जर्मनी ने, जो हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी देखी थी पिछले बार, 3 लाख लोग उसके ऐसे ही 3 मिलियन 30 लाख लोग 3 मिलियन उसके रिफ्यूजीज हो गए, 3 मिलियन डेथ हो गई उसकी, खाने को नहीं बचा. जर्मनी को अपने आप को रशिया को अपने आप को बचाने के लिए पूरी फील्ड्स जलानी पड़ी, वरना जर्मन अंदर घुस जाएंगे. तो ये वही कहानी है. ठीक है, तो ये बहुत गंदा हार रहे थे रशियंस, और जर्मनी जीत भी रहा था. जर्मनी ने इधर भी जीता और जर्मनी उधर भी जीत गया, उसने फ्रांस को भी बहुत बड़ा मजा चखाया उसमें. लेकिन 1917 तक आते आते वॉर के चक्कर में सबके रिसोर्स ड्रेन हो गए, क्योंकि वॉर में कुछ हो या ना हो बर्बादी जरूर हो जाती है. बर्बादी किस चीज की, पैसे की, वेल्थ की, खाने पीने के सामान की, दोनों जगह बर्बादी हो गई. अब तक जर्मनी कमजोर पड़ चुका था. जर्मनी कमजोर पड़ गया तो यूएस तो अभी खाया मोटा ताजा बैठा हुआ है. जैसे कि तुम सूर्यांश और शिवांग सुबह सुबह लड़ना शुरू कर दे, पूरा दिन लड़के ये थक जाएंगे. फिर एंड में अगर भले ही लड़की अदिति जैसी ऐसे सिंपल मर्गली लड़की क्यों ना आ जाए बगल में, फिर भी जिस साइड पहुंच जाएगी वो साइड जीत जाएगी. क्यों? क्योंकि पूरा दिन हार लड़ाई झगड़ा करके ये पूरी तरह थक चुके हैं, अब इनके पास कुछ नहीं बचा झगड़ने के लिए. तो इसमें इनको फूक भी मार दोगे तो ये गिर जाएंगे. तो वही हाल हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि एंड में यूएस आ गया 1917 में. वर्ल्ड वॉर तो 14 से चल रहा था, लेकिन 17 में जब यूएस आ गया तो यूएस के आने से क्या हुआ कि अचानक से बहुत बल मिल गया एलाइज के साइड को, और एलाइज जीत गए. तो जब जीत गए तो जर्मनी के साथ उन्होंने क्या किया, बिकॉज दे थॉट कि जर्मनी ने खुद वॉर शुरू करा. वॉर का कोई रीजन नहीं था, किसी का मर्डर हुआ या नहीं हुआ, जो कि बात कुछ हद तक सही भी है. लेकिन जर्मन ने वॉर शुरू किया बिकॉज ऑफ देयर ओन पर्सनल रीजंस, उसमें हम नहीं जाते. तो वॉर खत्म होने के बाद में एलाइज लोगों ने जर्मनी के साथ एक पीस ट्रीटी की. उस पीस ट्रीटी का नाम उन्होंने रखा ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस. वर्साइलेस इज अ प्लेस जर्मनी, उसका नाम रखा उन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस. ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में उन्होंने बोला वो एक हार्श ट्रीटी थी. कहने के लिए पीस ट्रीटी थी, बट एलाइज वाले भी इतने कुछ सज्जन नहीं है जितना सज्जन ये बन रहे हैं खुद को. कहने के लिए पीस ट्रीटी थी, बस की कंडीशंस बहुत बुरी थी. कंडीशन क्या थी? पहली चीज तो ये थी कि जर्मनी एक इंपीरियल कंट्री लाइक ब्रिटेन और फ्रांस
पूरे वर्ल्ड में इंडिया तो ब्रिटेन की कॉलोनी था, उसी तरह जो जावा सुमात्रा ये सब फ्रांस की कॉलोनी थे, उसके आगे वाली कुछ कॉलोनीज पोर्तुगीज की थी, मिडिल इंडिया अफ्रीका में बहुत सारी कॉलोनीज जर्मनी की थी। तो पूरे यूरोप ने मिलकर पूरे वर्ल्ड मैप पे कब्जा कर रखा था, हर अलग अलग जगह कॉलोनीज बटी हुई थी, और कॉलोनीज ही मेन रीजन थी कि जर्मनी ने खुद वॉर शुरू करा, क्योंकि उनको लग रहा था कि जर्मन टेरिटरीज को कंट्रोल कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने वॉर शुरू कर दिया। तो कॉलोनीज मेन रीजन थी वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, लेकिन मेन रीजन किलिंग बताई जाती है आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, आई डोंट नो आर्कड्यूक फर्स्ट नेम याद है मुझे, दूसरा याद नहीं है, ठीक है। सो ओके, अभी 1 ही मिनट बचा है, सो रीजॉइन देन आई विल टेल आगे का क्या था। पीस ट्रीटी बता के फिर खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।